रहे हैं वह है भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार विभिन्न चरणों में हुआ और सबसे पहला जो चरण है जिस पर हम बात करेंगे वह है प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास आध्यात्मिक आवश्यकताओं के कारण हुआ था, इसलिए शिक्षा का स्वरूप व्यावसायिक नहीं था। शिक्षा का विकास ऋषियों और मुनियों के आश्रम में हुआ था, इसलिए जन साधारण की शिक्षा का दायित्व राज्य पर नहीं था और शिक्षा का उद्देश्य सत्य की खोज था। इसलिए भारतीय शिक्षा का मूल आधार आस्था, विश्वास, विनय और अभ्यास के चार पायों पर, चार मुख्य अवदान पर खड़ा था। छात्र गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था और वेद, वेदांग, उपनिषद, ज्योतिष, कर्मकांड, आयुर्वेद, धनुर्वेद, योग आदि की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था और वह गुरुकुल में अपने ब्राह्मण परिवारों के साथ, अपने शिष्यों के साथ रहता था और उनके शिष्यों का निर्वहन राजाओं, सामंतों तथा श्रेष्ठ परिवारों द्वारा सहायता से होता था। कहने का तात्पर्य शिक्षा पूर्णतः स्वतंत्र थी। राजा भी गुरुकुल की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता था। मध्यकाल में शिक्षा मुसलमानों के भारत आगमन के पश्चात परंपरागत हिंदू शिक्षण पद्धति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और गुरुकुलों का स्थान पोशालों और पाठशालाओं ने ले लिया, जिनमें विद्यार्थी अपने गुरु को शुल्क देने लगे और लड़कियों के लिए घरों से निकलना प्रतिबंधित था। जन सामान्य के लिए गांवों और कस्बों में पंडितों द्वारा छोटे छोटे विद्यालय खोले गए। बच्चों को भारतीय भाषाओं में पढ़ना लिखना, गणित करना सिखाया जाता था। साथ ही धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी और इन विद्यालयों से व्यापारी पुत्र ही लाभ उठाते थे। ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बच्चे भी इन विद्यालयों में पढ़ते थे। मुसलमानों ने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध मस्जिदों में किया, जहां मौलवी मुस्लिम बच्चों की बहुत थोड़ी संख्या उनको शिक्षा देते थे और आगे चलकर मदरसों की व्यवस्था प्रारंभ की गई जिसमें मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे। हालांकि हिंदू बच्चे भी फारसी सीखने के लिए मदरसों में जाते थे क्योंकि उस समय राज्य कार्य की भाषा फारसी थी। उस तत्पश्चात भारत में ईसाई मिशनरी आए और भारत में कई जातियों ने आक्रमण किया, जिसमें कि विदेशी आक्रांता भी आए, जिसमें पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे। हम सर्वप्रथम अगर बात करें तो पुर्तगाली मिशनरियों के क्या प्रयास रहे शिक्षा के। यूरोप से भारत आने वाली जातियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से दो उद्देश्य लेकर भारत आए थे, धर्म का प्रचार और व्यापार। और धर्म प्रचार के लिए जनता को बाइबल का ज्ञान करवाना आवश्यक था। यही कारण है कि उन्होंने सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने छापे खाने का आविष्कार किया और बाइबल का अनुवाद किया। भारत में छापे खाने का स्थापित जो किया गया वो पुर्तगाल पादरियों के द्वारा किया गया और उसे भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके पुस्तकों के रूप में छापकर जनता के बीच में वितरित किया गया। इसलिए अगर हम कहें कि पुर्तगाली भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तत्पश्चात यूरोप से भारत आने वाली जो जाति थी, विदेशी आक्रांता थे, वो थे डच। उन्होंने अपनी कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए भारत में कई स्कूलें खोली, जिनमें कुछ भारतीय बच्चों को भी प्रवेश दिया गया और इनका मुख्य उद्देश्य यहाँ व्यापार करना था। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के साथ उनकी प्रतिद्वंदिता बढ़ती गई और उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और उसके पश्चात उनकी शिक्षा व्यवस्था भी समाप्त हो गई। तत्पश्चात फ्रांसीसी आए और 17वीं शताब्दी के दशकों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कोठिया चंद्रनगर, यनाम, कोरोकोल, पौंडीचेरी के निकट स्थापित की और इन कोठियों में काम करने वाले फ्रेंच अधिकारियों के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूलों की स्थापना की थी और इन स्कूलों में भारतीय अध्यापकों को नियुक्त किया जाता था और भारतीय छात्रों को ही प्रवेश दिया, जिन्हें भोजन, कपड़े और पुस्तकें निःशुल्क देकर स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों से परास्त होना पड़ा और भारत छोड़कर जाना पड़ा और फ्रांसीसी स्कूल भी उनके अधिकार के चले गए। तत्पश्चात डेनमार्क आया और
हम अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शैक्षणिक प्रयास क्या रहे इन विदेशी आक्रांताओं के पश्चात। दिसंबर 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति भारत में भी अपनी कोठियां बनाई गई, जिनमें काफी संख्या में अगणित व्यापारी थे और कंपनी के कर्मचारी भी। उनकी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी ने इंग्लैंड से कुछ पादरी भारत भेजे और इन पादरियों ने कंपनी के अंग्रेज कर्मचारियों की धार्मिक क्रियाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के भारतीय कर्मचारियों को ईसाई बनाना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने कई ईसाई मिशनरीज, कई स्कूल खोले और अपने अपने सारे प्रचार जो था स्कूल उनको प्रारंभ करना शुरू किया। हालांकि 1791 में हिंदू कुलीन के पुत्रों को पढ़ाने के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें संस्कृत के साथ हिंदू विधि, साहित्य, धर्म का अध्यापन किया जाता था। ईसाई मिशनरी भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्कूल खोलकर भारतीय बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उनके दिए जाने वाली शिक्षा में पश्चिमी दर्शन, आध्यात्म, नैतिकता, तर्कशास्त्र, अंग्रेजी भाषा शामिल थी। 1784 में सर विलियम जॉन ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और वेलेजनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापित किया और इसमें कंपनी के अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। पाश्चात्य शिक्षा का चरणबद्ध भारत में बढ़ोतरी हुई और वो आगे आगे बढ़ती चली गई जब ईसाई मिशनरी या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हुई। पाश्चात्य शिक्षा का जो विकास का प्रथम चरण है वो 1813 से 1853 के बीच का आता है, जब 1813 का चार्टर एक्ट भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि कंपनी ने भारतीयों की शिक्षा को अपने कर्तव्यों में सम्मिलित कर लिया और इसके बाद ईसाई मिशनरी अधिक से अधिक संख्या में स्कूल खोलने के लिए भारत आने लगे और 1813 के चार्टर एक्ट से भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र विवाद उठे, क्योंकि एक्ट में बहुत ही अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया। निर्धारित धनराशि किस प्रकार खर्च की जाए स्पष्ट नहीं किया गया और एक्ट में केवल शिक्षा नीति के उद्देश्यों का उल्लेख था, जो थी कि साहित्य का पुनर्द्वार होगा, उन्नति होगी, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, भारतीय जनता में विज्ञान की स्थापना तरफ वृद्धि की जाएगी। लेकिन इसके पीछे भावना क्या होगी, माध्यम क्या होगा, या कौन सी एजेंसियां काम करेगी, या किस प्रकार से शिक्षा का प्रसार किया जाएगा, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक चिन्ह थे। हालांकि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसने भारत में कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया और भारत के दरवाजे निजी व्यापार के लिए खोल दिए, जिसका लाभ ईसाई मिशन ने उठाया और उन्होंने शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म के प्रचार का काम तेजी से बढ़ाया। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अपना प्रसिद्ध विचार पत्र निकाला, जिसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और ज्ञान के विरुद्ध पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अनेक तर्क दिए। उसका कहना था कि अंग्रेजी भाषा में जो साहित्य अब तक उपलब्ध है वह 300 वर्ष के संपूर्ण विश्व की समस्त भाषाओं में उपलब्ध साहित्य से अधिक मूल्यवान है और मैकाले यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का खाना संस्कृत अरबी के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर था। भारतीय आयुर्विज्ञान, ज्योतिष, इतिहास और भूगोल पर उसने बहुत करारा प्रहार किया और आयुर्विज्ञान सिद्धांत को एक अंग्रेज नालबंद का अपमान करके ज्योतिष शास्त्र को एक अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने लड़कियों में हंसी पैदा करेगा। इतिहास जिसमें 30 फुट ऊंचे बादशाह का 30,000 वर्ष लंबा शासन और भूगोल घी दूध के संबंध, इसका को सरकारी खर्च पर प्रोत्साहन देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैकाले ने यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और यहाँ पे सस्ते दरों में अंग्रेजी बाबू तैयार करने का कार्य किया। लॉर्ड मैकाले की देन भारत में विषयों पर विद्वानों में बहुत भारी मतभेद हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के मार्ग को बहुत ही उसने रुकावट पैदा की। अगर हम अब बात करें भारत में तकनीकी शिक्षा की, तो 1833 से 53 की अवधि में भारत में स्त्रियों तथा मुसलमानों की शिक्षा के लिए कुछ प्रयत्न किए गए, ठोस परिणाम नहीं आया और इस अवधि में मेडिकल, इंजीनियरिंग, तकनीकी शिक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए, जो 1833 में मद्रास और कलकत्ता और बम्बई में मेडिकल कॉलेज खोले गए।
अजमेर में खोला गया और 1850 में मद्रास में एक IIT व्यावसायिक स्कूल स्थापित किया गया। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों ने भी काफ़ी निजी प्रयास किए। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, बेथ्यून, प्रोफेसर बेटन, जगन्नाथ शेखर, ज्योतिबा फूले, हम उनके नामों को विस्मृत नहीं कर सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का दूसरा चरण 1854 से 1882 का आता है, जिसमें कि वुड का घोषणा पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। 1835 से 53 मैकाले द्वारा निर्धारित नीति पर भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ और कई कमियां अनुभव की गई। इसीलिए उसने 1853 में चार्ल्स वुड ने के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई और अनेक योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व, भाषाओं का प्रश्न, शिक्षा का विभाग, विश्वविद्यालय, श्रेणीबद्ध विद्यालयों की स्थापना, निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा और नौकरियां, स्त्री शिक्षा और जन शिक्षा। इसमें जो मेन चीज जो थी वो थी विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, निजी शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, शिक्षा और नौकरियां और स्त्री शिक्षा। घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होगा, शिक्षा प्राप्त करना अपने में उपलब्धि है और जीवन को उपयोग और लाभदायक बनाने के लिए आवश्यक है। स्त्री शिक्षा घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया, कन्या पाठशाला को प्रोत्साहन दिया गया, वित्तीय सहायता दी गई। कहने का तात्पर्य है कि वुड का घोषणा पत्र जन शिक्षा पर जोर दिया गया, जबकि अब तक समाज के उच्च वर्ग ही शिक्षा पर जोर दिया जाता था। और धीरे उत्तरोत्तर भारतीय पाश्चात्य शिक्षा या भारतीय शिक्षा नीति में प्रगति होती गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का तीसरा चरण प्रारंभ होता है 1882 से 1901, जिसमें हंटर आयोग वुड घोषणा पत्र के पश्चात 1855 के घोषणा पत्र के पश्चात 1858 विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया कि सरकार धार्मिक शिक्षा बढ़ावा नहीं देगी। इस कारण भारत की मिशनरी संस्थाएं जिनमें धार्मिक शिक्षा सरकारी अनुदान से वंचित हो गई और इस नीति के विरुद्ध इंग्लैंड में एक आंदोलन चलाया गया। इस कारण सरकार को इस विषय पर ध्यान देना आवश्यक हो गया। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई। हंटर आयोग की अध्यक्षता में 1882 में एक सदस्य के हंटर आयोग नियुक्त किया गया। अध्यक्ष समेत 21 सदस्य थे, 8 भारतीय थे। इस आयोग का उद्देश्य 54 के घोषणा पर लिखित नीति का किस सीमा तक पालन किया जाए उस पर जोर दिया गया और इसके जो सुझाव थे वो प्राथमिक शिक्षा पर अत्यधिक जोर थे, माध्यमिक शिक्षा पर थे और सबसे बड़ी चीज उच्च शिक्षा किस प्रकार की होगी, शिक्षा अनुदान, स्त्री शिक्षा, इस पर जोर दिया गया। तत्पश्चात शिक्षण प्रशिक्षण, मुसलमानों में पिछड़ी जातियों की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, शिक्षा के विभाग में प्रसार, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और मातृभाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया। हंटर शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं का मूल्यांकन किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम पाश्चात्य शिक्षा का संपूर्ण रूप से अध्ययन करें तो वुड घोषणा पत्र और हंटर की अध्यक्षता गठित शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के बाद 19वीं शताब्दी के अंदर भारतीय शिक्षा का तीसरा महत्वपूर्ण चरण पूरा होता है और भारतीय शिक्षा का पाश्चात्यकरण हो चुका होता है। भारत की परंपरागत देशीय शिक्षा पद्धति भारतीय पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति प्रबल होकर देश में उभरने लगती है। इस प्रकार जनगणना के अनुसार 1000 व्यक्तियों में 98 पुरुष और 7 महिलाएं साक्षर होती हैं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या मात्र 15% रह जाती है। धन्यवाद।